हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन। उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से हम लोग इसकी थ्योरी और परिभाषाएं सीख सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत रसायन होती क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, आइए इसको छोटा करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के, इसमें क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। धात्विक चालक क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं और कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम सीखेंगे धात्विक चालक। धात्विक चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, धात्विक चालक कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों में विद्युत धारा हमने प्रवाहित की लेकिन क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, उसे धात्विक चालक कहते हैं। जैसे CO, Fe, Ag, ठीक है, चाहे कॉपर हो, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, ठीक है, ये सभी धात्विक चालक के उदाहरण है। आप बताइए, क्या लोहा धातु है? क्या लोहा धातु है? तो बोलोगे बिल्कुल सर धातु है। क्या तांबा धातु है? क्या तांबा धातु है? तांबा धातु है, बिल्कुल धातु है। तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। काफ़ी बार परीक्षाओं में आता है विद्युत अपघटन के बारे में बताइए। तो आप लोगों क्या जानेंगे, वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे हम इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब विद्युत अपघट्ट के कितने प्रकार होते हैं भाई, प्रकार भी तो हम लोगों को सीखना है। तो विद्युत अपघट्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट, इनका जलीय विलयन में आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। भाई जो प्रबल होते हैं जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल में क्या होता है, ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं। इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। जो प्रबल होते हैं इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, और जो दुर्बल होते हैं इनमें विलयन की विद्युत चालकता, इनके विलयन की चालकता का मान कम होता है। इसके प्रबल विद्युत के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि NaCl, और दुर्बल के CH3, COOH और NH4OH, ये सब दुर्बल के उदाहरण होते हैं। इधर प्रबल विद्युत के उदाहरण और इधर दुर्बल विद्युत के उदाहरण हो जाते हैं। आइए देखते हैं आक्सीकरण क्या होता है और आक्सीकरण हम लोग किसे कहते हैं। आक्सीकरण के बारे में जानते हैं। आक्सीकरण किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2Ki प्लस Cl2, इसमें क्या हो रहा है, I2 प्लस 2KCl हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे भी 2 आगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग के धनात्मक बन जा रहा है। ठीक है, तो अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CO प्लस H2 वो अंत में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये होती है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग कैसे पता करते हैं कौन सा ऑक्सीकरण? 2Fe इधर है, ठीक है, तो 2Fe इधर है, ठीक है, तो इधर 2FeCl3 आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे लिखा है 2FeCl3 और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2FeCl2। तो क्या हो रहा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 से 2 हो रहा है। 3 से कितना हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 2 हो रहा है। तो क्या हो रहा? कमी आ रही है, यही कमी को अपचयन कहते हैं। और यहाँ पे SnCl2 है, क्या है? SnCl2 है, तो SnCl2 से SnCl4 हो रहा है। तो वृद्धि हो रही ना, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। नोट, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण व ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ये रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इनके जो आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजेशन का उदाहरण क्या होता है? इन्हें पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव धनावेशित हो जाता है। Zn क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है और क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ये त्यागता है और लेता है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, तो रिडक्शन की अभिक्रिया कहलाती है। ये देखते ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अभिकारक जो दूसरों को अपच्छेद कर दे किंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक या आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक वह आवेश जो उस परमाणु को स्वेच्छा पूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है। तो ऑक्सीकरण H2SO4 के H2SO4 में ऑक्सीकरण की संख्या कैसे हम लोग पता करते हैं? आइए देखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? H2SO4 में सल्फर की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मान कितना होता है? हाइड्रोजन का मान 1 होता है, आप सभी को पता है। हाइड्रोजन का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो आगे क्या करेंगे? 2H करेंगे, ठीक है, तो 2 गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे 1। और सल्फर का मान हमें पता करना है, सल्फर का मान पता नहीं है, तो पीछे 4 है तो 4 से आगे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो -2 तो 0 इक्वल टू, ऐसे इक्वेशन बनाते ले आएंगे तो x का मान हमें यहाँ पे 46 पता हो जाता है, तो सल्फर का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो दिए गए संख्याओं के भी मान हम लोग पता कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। वह युक्त जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सर्वप्रथम एल गैल्वनी 1730 ईस्वी में स्वयं वोल्टा और 1800 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, इसलिए इसे गैल्वेनिक या वोल्टा सेल भी कहा जाता है, जो कि इसका आप चित्र इस फोटो में देख रहे हैं। इस सेल को इसने बनाया था, एक तरफ तो इन्होंने क्या बनाया? एक तरफ तो इन्होंने एनोड बनाया, ठीक है, एनोड के ऊपर माइनस का चार्ज जाता है और दूसरी तरफ जो रॉड इन्होंने डाली है उसके ऊपर कैथोड, उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज जाता है, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। और यहाँ पे लवण सेतु बना दिया जाता है, ये पुल के द्वारा, सेतु कहें तो पुल के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो एनोड होता है इसमें Zn2 और जिंक ZnSO4 का जो विलयन भर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो कैथोड होता है ना, इसमें CuSO4 का वो भर दिया जाता है, जलीय विलयन भर दिया जाता है। इस सेल में अलग अलग पात्रों में ZnSO4 तथा CuSO4 का विलयन लेते हैं। ZnSO4 वाले विलयन में Zn तथा CuSO4 वाले विलयन में Cu का प्लेट डुबाते हैं। दोनों विलयन को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है। जो 4 आकृति की कांच की नली होती है, जिसमें अगर से बना अर्ध
ठोस जलीय विलयन भरा होता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, जिससे अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। इस प्रकार बने सेल को दो अर्ध सेलों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। इस सेल में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या होती है? सबसे पहले Zn, फिर ZnSO4, और फिर इसके बाद में जो उधर वाला चैप्टर, ये तो एनोड वाला हो गया, और कैथोड वाले में का CuSO4, और उसके बाद में Cu, ये कैथोड पे होती है। ठीक है। लवण सेतु का कार्य क्या होता है? अभी आपने देखा है, जो लवण सेतु ये दे रखा है, लवण सेतु जो जोड़ने का कार्य करता है, ये लवण सेतु का कार्य क्या होता है? नंबर 1, यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, या दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, या दोनों विलयनों को परोक्ष रूप से जोड़ता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानेंगे। किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न रुकावट या अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार I समानुपाती होती है V के। किसके? I समानुपाती हो जाती है V के। और यही V बराबर क्या होता है? यही V बराबर V/R हो जाता है, या V बराबर IR हो जाता है। ये इसका सूत्र लग जाता है। ठीक है। यदि हमें R निकालना है तो कैसे निकालेंगे? R बराबर V/I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम का साइन आप देख रहे हैं। तो विद्युत चालकता क्या होती है? किसी चालकता या विलयन में से विद्युत का चालन उसमें विद्युत चालकता पर निर्भर करता है। विद्युत चालकता का मान चालकता के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, यानी C बराबर IR होता है। ठीक है। और इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स होते हैं। विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन है तो उसमें आयनों की संख्या अधिक होने के कारण उसकी चालकता अधिक होती है, किंतु यद्यपि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन है तो उसकी चालकता कम होती है। विलायक की प्रकृति कैसी होती है? तो विलायक की प्रकृति कैसी है? किसी भी विलयन की चालकता विलायक के प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर होती है। यदि विलयन में घुलीय विलयन है तो उसकी चालकता जो होती है अधिक होती है, किंतु यदि विलायक ध्रुवीय कम मात्रा में है तो उसकी विद्युत चालकता कम होती है। ताप का प्रभाव क्या होता है? विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, किंतु ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता में वृद्धि आती है। और तनुता का प्रभाव क्या होता है? ओम का प्रभाव। ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डेड करना पड़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। और मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ कल।